यानी नज़री फ़ल्कियात को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको तफ़हीमुल फ़ल्कियात जो किताब है उसका तारफ़ करवाते हुए बताया था कि इस किताब के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर जो है नज़री फ़ल्कियात है और दूसरे हिस्से के अंदर अमली फ़ल्कियात है। नज़री फ़ल्कियात के अंदर जो होगा वो सारी इस्तिलाहात बताई जाएंगी कि इस फ़न के अंदर कौन कौन सी इस्तिलाहात और कौन कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल होंगे, आपने उनको याद करना होगा। यानी उनके याद किए बग़ैर आप समझ नहीं सकेंगे कि आगे अमली फ़ल्कियात में जो हम कुलियात को निकालेंगे तो वो फिर हम सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे। इसलिए नज़री फ़ल्कियात के अंदर जो इस्तिलाहात, तारीफ़ात, मुख्तलिफ़ चीज़ों की तारीफ़ात और ख़ास तौर पे इसमें जो मैथ इस्तेमाल होती है, यानी आगे जो समत क़िबला और औक़ात नमाज और रुयत हिलाल के लिए जो आगे साइंस इस्तेमाल होगी या उसमें कुलियात को हल करने के लिए जो मैथ उसमें यूज़ होगी वो है जियोमेट्री। तो वो जियोमेट्री पूरी जो हम पढ़ेंगे तो उसका मुख्तसर सा तज़किरा हम इस्तिलाहात के अंदर कर लेंगे। वैसे तो जियोमेट्री का फ़न भी एक बहुत ही दिलचस्प फ़न है और रियाजी की ये जो किस्म है जियोमेट्री, जियो का माना होता है ज़मीन और मेट्र का माना होता है नापना, तो ज़मीन की पैमाइश। तो और ख़ास तौर पे ये जो फ़ौजी ट्रेनिंग होती है इसके अंदर इसका बड़ा दखल होता है और इसका बड़ा रोल होता है कि उसके अंदर मतलब आप किसी मकाम पर दुश्मन के ठिकाने को हदफ बनाना चाहते हैं, टारगेट आप बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर किस तरीके से पहुँचेंगे, कितना वो उसका तूल बलद है, अर्ज़ल बलद है, यहाँ से आपने किस तरीके से डायरेक्शन रखनी है कि आप वहाँ तक आपका मिसाइल जाकर लगे, आपका बम वहाँ तक जाकर पहुँचे, तो किस तरीके से पहुँचेगा, तो वो सारे जियोमेट्री के अंदर उसमें डिस्कस होती है और इसी को सामने रख कर वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जियोमेट्री ही यहाँ पे भी इस्तेमाल होगी। उसकी कुछ इस्तिलाहात जो मोटी मोटी होंगी वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे और उसके अलावा कुछ आगे मज़ीद कुछ चीज़ें होंगी जैसे एंगल्स है और ट्राई एंगल है, उसको हम तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हमारे इन जो कुलियात होंगे नमाज़ों के औक़ात निकालने के लिए उनमें बड़ा दखल है। तो आज हम शुरू करते हैं इस्तिलाहात का पहला सबक और इसको हम अपने अरबी में तो अबाद सलासा कहते हैं, अबाद सलासा कहते हैं और इंग्लिश में से 3 डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन, 3 बौद, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ को आप देख लें उसके अंदर इन 3 अबाद में से, इन 3 डायमेंशन में से कोई एक ज़रूर होगा। वो कौन कौन से हैं? अरबी के अंदर तूल कहते हैं, उर्दू के अंदर उसे लंबाई कहते हैं, और अरबी के अंदर अर्ज़ अगर कहते हैं तो उर्दू में उसे चौड़ाई कहते हैं। अरबी के अंदर अगर उमक कहते हैं तो उर्दू में उसे गहराई कहते हैं या मोटाई कहते हैं। ठीक है, तो तूल, अर्ज़, उमक, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या गहराई। तो किसी भी चीज़ को आप उठाएं तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उसकी या तो उसके अंदर लंबाई होगी, चौड़ाई होगी लेकिन गहराई नहीं होगी। ठीक है, या फिर ये कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होंगे, या फिर सिर्फ एक होगा, लंबाई होगी बाकी 2 नहीं होंगी, या कुछ भी नहीं होगा, ना लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी और ना ही मोटाई या गहराई होगी। तो अब हम आपको इन तीनों की मिसालें बता देते हैं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर एक बात और भी है कि ज्योमेट्री के अंदर हर जो सेट होता है, जो भी चीज़ होती है वो नुकात का मजमू होता है, नुक़्तों का एक मजमू वो फ़र्ज़ करते हैं। चूँकि नुक़्ता एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर न तूल होता है, न अर्ज़ होता है, न उमक होता है। ये आप देखें, नुक़्ता इंग्लिश में से क्या कहते हैं? डॉट। नुक़्ता देखें आप, मसलन यहाँ पे मैं एक नुक़्ता लगा देता हूँ, तो न इसके अंदर तूल है, न अर्ज़ है, न उमक है। ठीक है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। तो ये डॉट, ये जो नुक़्ता है, इसका मजमुआ, तमाम जो सेट बनाते हैं ज्योमेट्री के अंदर वो इसका मजमुआ होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पहली मिसाल आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये नुक़्ता एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, यानी 3 डायमेंशन में से कुछ भी ना हो, उसको नुक़्ता कहते हैं। समझ आ गया जी? आगे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इन नुक़्तों से ही हम बनाएंगे, इन नुक़्तों से ही हम उनको बना रहे होंगे। और दूसरे नंबर पर हम एक ऐसी चीज़ को पढ़ते हैं जिसके अंदर जो है वो एक चीज़ हो लेकिन बाकी 2 ना हो। तफसील अगर तरतीब से हम चलें तो मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं यहाँ पे ख़त, क्या पढ़ते हैं? ख़त, लाइन, लाइन पढ़ते हैं हम। लाइन
अब इसमें देखें, मैं आपको यहाँ पे एक ख़त बना कर देता हूँ। ये एक ख़त है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हकीकत में ये नुकात का मजमू होता है। यहाँ पे नुक्ते फ़र्ज़ करें आप सारे, तो ये तमाम नुक्ते इस तरीके से इनको आपस में जोड़ें तो एक ख़त बन जाएगा। तो लिहाजा ख़त की तारीफ़ ये नहीं कहेंगे कि एक लकीर है, बल्कि ख़त की तारीफ़ हम करेंगे कि नुकात का ऐसा मजमुआ, नुकात का ऐसा मजमुआ जिसका सिर्फ़ तूल हो, यानी लंबाई हो उसकी, उसके अंदर चौड़ाई भी ना हो और उसके अंदर गहराई भी ना हो, यानी आर्ज़ और उम्क़ ना हो, सिर्फ़ तूल हो। तो ये ख़त के अंदर देखिए सिर्फ़ तूल आपको नज़र आ रहा है, चौड़ाई है इसकी, मोटाई है इसकी नहीं है। तो ये भी नुकात का एक ऐसा मजमुआ है कि जो सिर्फ़ तूल यानी लंबाई को कबूल तो करता है लेकिन चौड़ाई और मोटाई को कबूल नहीं करता। तीसरे नंबर पर अगर हम चलें तो तीसरे नंबर पर है सतह। इसको मुस्तवी भी कहते हैं और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? प्लेन। ठीक है, प्लेन जैसे कि मुस्ततीली कोई एक शक्ल में आपके सामने बना देता हूँ, ये है। या इस तरीके से आप किताब का एक पेज ले लें मसलन, या ये एक मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसकी एक मिसाल मुरब्बा शक्ल की है। ये देखिए इसकी दो डायमेंशन तो इसकी हैं, तूल और आर्ज़, लेकिन उम्क़ इसका नहीं है, यानी गहराई या इसकी मोटाई नहीं है। या इस तरीके से पेज ले लें आप एक, तो उस पेज के अंदर देखें क्या होगा, लंबाई भी उसकी होगी, चौड़ाई भी उसकी होगी, लेकिन उसकी मोटाई नहीं होगी। इसलिए सतह प्लेन यानी ऐसा नुकात का मजमुआ जो क्या हो, दो डायमेंशन को कबूल करे, लंबाई और चौड़ाई को, लेकिन उसके अंदर मोटाई या गहराई ना हो, तो ये सतह है। ठीक है। या इसी तरीके से आप इसको ख़त दो खतूत ऐसे खींचें, दो खतूत ऐसे और फिर एक ऊपर नीचे ऐसे खींचें, तो ये एक सतह आपके सामने आ जाएगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई है लेकिन गहराई नहीं है। अब हम एक तीसरी चीज़ पढ़ते हैं जिसके अंदर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई या गहराई भी हो। ये दुनिया में हर चीज़ आपको जिस्म की शक्ल में मिलेगी और उसको हम जिस्म के जिस्म तीसरे नंबर पर क्या है जी? जिस्म, बॉडी। जिस्म की तारीफ़ क्या है? ये नहीं कह सकते जिस्म की तारीफ़ ये है कि जिसकी टांगें हों, बाजू हों, है इसको जिस्म नहीं। जिस्म की मैथ के अंदर उसकी तारीफ़ ज्योमेट्री के अंदर ये होगी कि ऐसा जिस्म यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर तीनों हों, यानी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो। नुकात का ऐसा मजमुआ कि जो क्या हो, तीनों डायमेंशंस को कबूल करे। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये एक किताब है। अब ये किताब देखिए, इसकी लंबाई भी है, मतलब चौड़ाई भी इसकी है और साथ इसकी क्या है, मोटाई भी है, गहराई भी है। तो इसको हम कहेंगे जिस्म। ये क्या है? जिस्म है। इसी तरीके से हम ये कोरा को ले लेते हैं। अब ये कोरा देखें, इसकी ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसके अंदर अगर आप कुछ कील ठोंके तो अंदर इसकी गहराई भी आपको मालूम हो जाएगी कि अंदर इसकी क्या है, गहराई और इसकी मोटाई भी है। तो इसको हम जिस्म कहेंगे। तो आज हमने कितनी इस्लाहात अभी तक पढ़ ली? 3। नुक्ता, ख़त, सतह, जिस्म। ठीक है। ख़त की जो शक्ल होती है वो इस तरह की होती है, यानी ना उसका इब्तिदा होती है ना उसकी इंतहा होती है। इस तरह तीर से वाज़े करते हैं कि आगे भी इसको जितना लंबा करें कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको जितना खींचें खींच सकते हैं। और एक होता है क़िता ख़त। क़िता ख़त से आपको पता चल गया कि ख़त का एक टुकड़ा होता है जिसकी इब्तिदा और इंतहा का पता चलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ख़त को हम काट दें और इसका यहाँ पे एक निशान लगा दें, यहाँ पे हम निशान लगा दें, तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसका, ये क़िता ख़त कहलाएगा। ये दरमियान वाला क़िता ख़त कहलाएगा, यानी जिसकी इब्तिदा का भी पता है और ख़त की तारीफ़ क्या है? जिसकी ना इब्तिदा का पता हो ना ही इंतहा का पता हो। और क़िता ख़त जिसकी इब्तिदा का भी पता हो और तीसरी एक इस्तिलाह होती है शुआ। क्या होती है? शुआ। शुआ का इब्तिदा का पता होता है लेकिन इंतहा उसका पता नहीं होता। उसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ये इब्तिदा है इसकी, यहाँ से हमने कर दी, आगे तीर का निशान लगा देते हैं कि आगे इसको जितना खींच सकते हैं। शुआ इस तरीके से कोई रोशनी एक ही तरफ में जाती है ना सीधी,
इब्तिदा का पता होता है लेकिन इंतहा उसकी जहाँ तक भी ले जाओ उसको चली जाए। तो यही शुआ होती है कि एक इस तरीके से सीधी आगे चली जाती है, इब्तिदा का पता हो इंतहा का पता ना हो। यहाँ पर ख़त के अंदर ही मैं आपको कुछ और चीज़ें मैं समझाऊँगा ताकि आगे हमें उसका समझना फिर आसान होगा। मसलन ये दो खतूत अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। एक ख़त मसलन यहाँ पे ऐसे है, दूसरा इसकी सीध में ऐसे है, तो ये दो ख़त एक ही ख़त पर है ना, एक ही लाइन में है ना, इसको हम कहेंगे हम ख़त। ये दो ख़त क्या हैं? हम ख़त हैं, यानी एक ही ख़त पर वाक़ हैं। क्या हैं? एक ही ख़त पर वाक़ हैं, दो हम ख़त। और इसी तरीके से अगर मैं आपको ये समझाऊँ कि इसके साथ नीचे एक और ख़त में खींच लेता हूँ या इस सारे को मैं मिला देता हूँ, तो ये भी दो ख़त हैं। इनको कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। इनको क्या कहते हैं? यानी दो बिल्कुल हम यानी एक ही मुतवाज़ी एक ही समत में हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। इनको आप यहाँ से लेकर वो जितना भी लंबा करें, इसको यहाँ से लेकर इन दोनों को जितना भी आगे तक खींचे, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं। इनको कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। इनको क्या कहते हैं? मुतवाज़ी खतूत। अब इनके ऊपर अगर मैं एक ऐसा ख़त खींचूँ जो इनको काट रहा हो, तो ये एक ख़त है जो इनको काट रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये ख़त और ये ख़त ये गैर मुतवाज़ी खतूत हैं। ये क्या हैं? गैर मुतवाज़ी खतूत हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? अब एक और इस्तिलाह की तरफ जाते हैं और वो है दायरा, सर्कल। दायरा, सर्कल। ये भी इसकी तारीफ़ में भी हमें यही कहेंगे कि नुकात का ऐसा मजमुआ जो किसी एक मुतय्यन नुक्ते से हम फासला हों, यानी मुसावी फ़ासले पर हों। ऐसा नुकात का मजमुआ जो किसी एक नुक्ते, जिनमें से हर नुक्ता किसी एक नुक्ते से बराबर फ़ासले पर हो। मिसाल के तौर पर ये नुकात का मैं एक मजमुआ बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिलाऊं तो एक दायरे की शक्ल बन जाएगी। ये एक दायरे की शक्ल बन जाएगी। दरमियान में एक डॉट में लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये सतह पर मौजूद ये तमाम नुकात हैं और इनसे मिलकर हमने एक शक्ल बना दी है, इसको दायरा कहते हैं। और तारीफ़ हमने क्या की है कि नुकात का ऐसा मजमुआ कि जिनमें से हर एक नुक्ता किसी एक मुतय्यन नुक्ते से बराबर फ़ासले पर हो। अब ये देखें, ये जो नुक्ता है, अब यहाँ पे अगर कोई नुक्ता है तो ये आपस में बराबर फ़ासले पर है। अगर इधर कोई नुक्ता आप फ़र्ज़ कर लें सतह पर, तो ये नुक्ता इस नुक्ते से क्या होगा? जितना फ़ासला इनका आपस में होगा इतना इसका भी आपस में होगा। यहाँ से अगर एक नुक्ते के साथ इसको मिलाएं तो देखो नुकात के जितने भी नुकात हैं इनमें से हर एक नुक्ता इस दरमियान वाले नुक्ते से बराबर फासले पर है। अगर ये 4 इंच है तो इधर से भी नुक्ते के इस दरमियान वाले नुक्ते के दरमियान और इस नुक्ते के दरमियान फासला 4 इंच होगा। इधर से भी 4 अगर कोई एक ज़्यादा हुआ तो ये दायरा नहीं कहलाएगा, ये दायरा नहीं कहलाएगा। तो दायरे की तारीफ़ नुकात का ऐसा मजमुआ कि जिनमें से हर एक नुक्ता किसी मुतय्यन नुक्ते से मुसावी फ़ासले पर हो, बराबर फ़ासले पर हो। ठीक है जी। और ये जो दरमियान वाला नुक्ता है, इस नुक्ते को कहते हैं दायरे का सेंटर, दायरे का मरकज़। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंटर। ठीक है जी, सही है जी, सेंटर। तो ये दायरे की पूरी तारीफ़ होगी। अब यहाँ पर हम एक और इस्तिलाह है, उसको पढ़ने के बाद फिर हम दायरे की कुछ अक़साम भी करेंगे। वो इस्तिलाह है जी कुरा। कुरा और इंग्लिश में से कहते हैं स्फेयर। कुरा, अच्छा कुरा किसे कहते हैं? ऐसा सेबोदी यानी इन तीनों बोध, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई लिए हुए ऐसा जिस्म जो गोल हो, ऐसा जिस्म जो गोल हो, और ऐसा सेबोदी गोल जिस्म, तीनों बोध वाला, लंबाई, चौड़ाई, गहराई वाला ऐसा जिस्म जो गोल हो और उसकी सतह पर मौजूद हर नुक्ता किसी मुतय्यन नुक्ते से क्या हो, बराबर फासले पर हो। सेबोदी गोल जिस्म यहाँ पर तो अगर हम बनाएंगे तो एक दायरे की शक्ल में नज़र आएगा। इसको आप एक गोल फ़र्ज़ कर लें, एक फ़ुटबॉल फ़र्ज़ कर लें, एक गेंद फ़र्ज़ कर लें और इसके अंदर एक आप सेंटर फ़र्ज़ कर लें।
ठीक है। तो ये जो गोल जिस्म होगा इसके अंदर तूल भी है, अर्ज़ भी है, उमुक़ भी है, इसलिए इसको कहते हैं सहबौदी जिस्म, यानी 3 बौदों वाला जिस्म, जिसकी सतह पर मौजूद हर नुक्ता उसके मरकज़ जो अंदर सेंटर में एक नुक्ता होगा उससे बराबर फासले पर हो। तो बिल्कुल उसकी कोरे की तरह की तारीफ़ और दायरे की तारीफ़ एक हो जाएगी। लेकिन दायरा जो है वो तो एक सतह पर, यहाँ पर भी ये दायरा बन सकता है, लेकिन कोरा जो होगा वो इस तरीके का गोल जिस्म होगा। ये कोरा आप इसको फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। अब ये भी नुकात का एक मजमुआ है। इसकी सतह पर मौजूद तमाम ज्योमेट्री की इस्लाह में ये नुकात हैं, नुक्ते हैं, और इनमें से हर एक नुक्ता इसका अगर इसको अंदर यहाँ पे काट कर इसका जो अंदर मरकज़ होगा जिसको हम सेंटर कहते हैं नुक्ता, उससे ये हर एक नुक्ता बराबर फासले पर होगा। तो अब हम कोरे की तारीफ़ क्या करेंगे? ऐसा सहबौदी गोल जिस्म कि जिसकी सतह पर मौजूद हर नुक्ता उसके सेंटर यानी उसके मरकज़ से बराबर फासले पर हो। समझ गए जी? अच्छा, अब इसी कोरे को ले लें। मसलन ये कोरा है और इसकी ये सेंटर है। हर एक इसका जो नुकात है, ये नुकात का मजमूआ है ना सारा, ये नुकात हैं। अब इसमें से एक नुक्ता ये है, मसलन एक नुक्ता ये है। इन नुकात को आपस में इस तरीके से एक ख़त अगर मिलाए, इस तरीके से एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है, तो ये एक ख़त इसको इस तरीके से भी मिला रहा हो मिसाल के तौर पर, और इधर से एक ख़त अगर इसको मिलाए, ऐसे तमाम खतूत जो कोरे की सतह पर 2 नुक्तों को आपस में मिला रहे हों और मरकज़ से न गुज़रें, मरकज़ के साइड से गुज़र रहे हों। देखो यहाँ से साइड से गुज़र रहा है, यहाँ से साइड से गुज़र रहा है, इस तरीके से ये साइड से गुज़र रहा है। मरकज़ से गुज़रते नहीं है, मरकज़ के इर्द गिर्द से गुज़रने वाले जो खतूत होते हैं और कुरे के 2 नुकात को या दायरे के 2 नुकात को आपस में मिला रहे हों, इनका नाम होता है वतर। इनको क्या कहते हैं? वतर। इनको वतर कहते हैं। यही ख़त जो 2 नुकात को आपस में मिला रहा हो लेकिन किस से होकर गुज़रे? मरकज़ से होकर गुज़रे, इसको हम कुतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं इसे। मतलब यहाँ से देखें, ये 2 नुकात को आपस में मिला रहा है लेकिन मरकज़ से होकर गुजर रहा है, सेंटर को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है जी? कुतर है, डायामीटर है। इंग्लिश में इसे डायामीटर कहते हैं। इसी तरीके से ये डायामीटर यहाँ से भी बन सकता है, 2 नुकात को मिलाए लेकिन मरकज़ से होकर गुजरे, यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है जी। तो ये कुतर की तारीफ़ होगी। और वतर और कुतर में एक ही फ़र्क है कि वतर कोई से भी 2 नुकात को मिलाए लेकिन मरकज़ से होकर ना गुज़रे, और कुतर मरकज़ से होकर गुज़रे। ये कुतर है, 2 नुकात को मिलाने वाला ऐसा ख़त जो सेंटर यानी मरकज़ से होकर गुज़रे, ये कुतर है। और ये इसका जो फ़ासला यहाँ इस नुक्ते से इस मरकज़ तक, ये जो दरमियान में आधा ख़त आपको नज़र आ रहा है, या इधर से इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, यानी इस नुक्ते से लेकर मरकज़ तक का ये वाला हिस्सा, ये जो आधा है इसको हम निस्फ़ कुतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निस्फ़ कुतर कहते हैं। और दूसरा नाम इसका है रेडियस, या उर्दू में से कहते हैं रदास। क्या कहते हैं? इंग्लिश में से रेडियस कहते हैं। इस तरीके से ये भी, इसको भी निस्फ़ कुतर भी कहते हैं और रेडियस भी कहते हैं। समझ गए ये? अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। वो ये है कि कुतर तो देखो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। एक ऐसा इसका कुतर भी हो सकता है, वो ये कि अगर ये कोरा घूमे तो वो नहीं घूमेगा, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ कोरे के ऊपर दिखा देता हूँ। ये कोरा अर्ज़ है, इसके यहाँ से एक सलाख आप गाड़ दें, यहाँ से निकाल दें, ठीक है। यहाँ पे भी एक नुक्ता होगा, उस सलाख जो है एक ख़त फ़र्ज़ कर लें जो मरकज़ से होकर गुजरेगा, वो भी एक कुतर ही होता है। यहाँ से नीचे गाड़ें, यहाँ से निकाल दें। अब ये ज़मीन मसलन ऐसे घूमेगी, वो सलाख दरमियान में घूमेगी नहीं, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। यहाँ से नीचे वो बरकरार रहेगी और ये घूम रहा होगा। बाकी जितने भी कुतर इधर से ऐसे बना था, इधर से ऐसे बना था, इधर से ऐसे बना था, वो सारे घूम रहे होंगे, लेकिन एक कुतर नहीं घूम रहा होगा जो यहाँ से हमने गाड़ा था, और इसका एक नुक्ता यहाँ पे है और एक, वो दोनों नुकात भी नहीं घूमेंगे, और वो जो दरमियान वाला जो कुतर है वो भी नहीं घूमेगा। बाकी ज़मीन देखें उसके गिर्द क्या हो रही है? इस कुतर को कि जो जब कोरा हरकत कर रहा हो, कोरा हरकत में हो, और वो वाला जो दरमियान में कुतर है और वो साकन रहे, इस कुतर का नाम होता है महवर।
उसे क्या कहते हैं? महवर। और उसके ये जो ऊपर वाले 2 डॉट होते हैं, 2 नुक्ते होते हैं, एक ये वाला नुक्ता जहाँ पे उसका ऊपर वाला सिरा है और एक इधर वाला नुक्ता जहाँ पे उस सलाख का या उस ख़त का नीचे वाला सिरा है, इन दोनों का नाम हम कुतबैन रख लेंगे। क्या रख लेंगे? पोल्स। क्या नाम रखेंगे उसका? कुतबैन। तो ये 2 होंगे कुतबैन, ठीक है। और इस कुरे के इस ऊपर वाले कुतुब को कुतुब शमाली कहते हैं क्योंकि ऊपर शमाल है, और नीचे वाले को कुतुब जुनूबी कहेंगे। तो लिहाजा समझ में आ गया कि 2 ऐसे डॉट, 2 ऐसे नुक्ते, जो ऐसा कुतर जो हरकत ना करे, जब कुरा हरकत कर रहा हो और वो हरकत ना करे, उस कुतर के जो दोनों सिरे हैं उनको कुतबैन कहते हैं। और उस कुतर को जो हरकत ना करे उसको महवर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महवर कहते हैं। तो यहाँ पर मसलन हम उसको बना लेते हैं ऐसे, तो ये महवर हो जाएगा। और महवर के जो दोनों सिरे हैं, ये इसको भी कुतुब कहेंगे और इसको कुतुब शमाली कहेंगे कुरे अर्ज़ के अंदर, और ये कुतुब जुनूबी हो जाएगा। तो आज हमने कुछ इस्तिलाहात पढ़ी हैं, उनमें से सबसे पहले नुक्ता पढ़ा है, फिर ख़त पढ़ा है, ख़त के अंदर फिर शुआ और क़िता ख़त हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने सतह पढ़ी, फिर जिस्म, और जिस्म के बाद दायरा, और उसके बाद कुरा। अगले सबक के अंदर हम दायरे की अक़साम पढ़ेंगे, और दायरे की अक़साम पढ़ने के बाद उससे मुतल्लिक़ कुछ मज़ीद तफ़सीलात पढ़ेंगे, और फिर इंशाअल्लाह हम आगे कुछ निज़ामों से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे जो दायरे को तक़सीम करने वाले निज़ाम होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।